ये है कक्षा 9वीं भौतिक विज्ञान का चौथा अध्याय गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। तो इस अध्याय का हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को संपूर्ण रूप से हल करेंगे और ये भारती भवन की किताब है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से लिखना है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है जिसका परिमाण, पहला हो गया कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती होता है, और दूसरा हो गया उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी उसका अपोजिट होता है, तथा इस बल की दिशा कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो एक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है। तो यहाँ देखिए एक कण, ये हो गया दूसरा कण, इन दोनों के बीच एक आकर्षण बल लगता है, यानी ये दोनों आपस में आकर्षित करते हैं एक बल के द्वारा, और ये इनके बीच की दूरी हो गई r1। तो आकर्षित करता है तो कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो बल होता है वो कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती, यानी ये जो आपस में आकर्षित हो रहा है जिन बल से F समानुपाती, वो बल है F। तो ये समानुपाती हो गया। इनके द्रव्यमान के गुणनफल, इनका द्रव्यमान m1 और इसका m2, तो m1 इंटू m2, F समानुपाती m1 इंटू m2। ये पहला हो गया नियम, कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी कितनी है, r1 है। ये जो बल है ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो व्युत्क्रमानुपाती इसका मतलब ये उल्टा है 1/, इसलिए ये बटे में हो गया 1/r², यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक के बढ़ने से दूसरा घट जाए और दूसरे के बढ़ने से पहला घट जाए, तो यही कहलाता है व्युत्क्रमानुपाती। ये पहला नियम और ये दूसरा नियम। तथा इस बल की दिशा कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, इस रेखा के अनुदिश होती है ये बल की दिशा। तो हमें बस गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को ही लिखना था, इसके बाद आगे कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला आसानी से समाप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को, यानी कैपिटल जी को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, ये बताना है। तो सर्वप्रथम देखिए, ये है दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण का फॉर्मूला, F = कैपिटल जी m1 इंटू m2/r²। तो यहाँ पे इस कैपिटल जी को सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है ये बताना है। इसका आंसर करते हैं। यहाँ कैपिटल जी एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। जी का मान कणों के प्रकृति, उनके द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, माध्यम, समय, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है, तथा ब्रह्मांड के सभी कणों के लिए एक ही होता है। अतः इसे सार्वत्रिक नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो काफ़ी आसान है। आपको क्या समझ में आया? जी का मान जो होता है वो प्रकृति, कणों की प्रकृति, द्रव्यमान, बीच की दूरी, माध्यम, समय, ताप आदि पर निर्भर नहीं करता, और ये पूरी दुनिया में इसे एक ही लिया जाता है। ठीक है, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही इसे माना जाता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है। तो ये समाप्त होता है दूसरा प्रश्न। इसके बाद देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि उसका परिमाण क्या होगा, और यहाँ पे 4 प्रश्न दिया गया है। ये जो लाल से दिख रहा है आपको ये प्रश्न है और ये इसका आंसर है। तो पहला प्रश्न देखिए, तो आइए प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण हमें निकालना है। ठीक है, तो पहला शर्त देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। तो ये देखिए, ये पहला पिंड और ये दूसरा पिंड, इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल का परिमाण है, ठीक है, तो ये हमें इस शर्त के अनुसार बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिमाण है वो क्या होगा, ये शर्त के अनुसार बताना है। एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, यानी इसका द्रव्यमान अगर दुगना कर दिया जाए, ठीक है, और इसका वही रहेगा, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। द्रव्यमान दोगुना होने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा।
ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा शर्त, वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। यहाँ वस्तुओं के बीच की दूरी इतनी है, अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोनों पिंडों के सापेक्ष लगने वाला वो क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो बीच की दूरी दुगनी होने पर गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 गुना हो जाएगा, यानी 1/4 भाग शेष रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा, वस्तुओं के बीच की दूरी तिगुनी कर दी जाए। ये r1 है, तो इसकी दूरी को तिगुनी कर दी जाए यानी बढ़ा दी जाए, तब क्या होगा, दोनों के सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण। तो बीच की दूरी तिगुनी होने पर गुरुत्वाकर्षण बल 1/9 गुना हो जाएगा, यानी 9 गुना हो जाएगा, 1/9 यानी 9/4 भाग। इसके बाद चौथा देखिए, दो वस्तुओं के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाएं, यानी इनका द्रव्यमान और इनका द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, तब क्या होगा। तो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दुगना होने पर गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक तीसरा समाप्त हो जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। तो इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक चौथा है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, बताना है। यानी इसका क्या महत्व और या बेनिफिट है, ये बताना है हमें। तो ये रहा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। तो आइए सबसे पहले ये बात थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादन के पहले प्रकृति की अनेक घटनाएं असंभव लगती थी, यानी उनके बारे में परिपूर्ण ज्ञान नहीं था, ठीक है, उसके बारे में। परंतु न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज के बाद ऐसी अनेक घटनाओं की व्याख्या सफलतापूर्वक की गई। उदाहरण के लिए तो ये सारे इसके महत्व हो जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के। ठीक है, तो आपको लिखना है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व, लिख के डैश देना है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद पांचवा देखिए, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्व बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर भी एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेज़ी से क्यों गिरती है। तो ये रहा इसका संकेत, यही लिखना है आंसर में। चूँकि गुरुत्वीय त्वरण g का मान जो होता है वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता, इसलिए जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वो स्वतंत्र होता है। इसलिए अधिक द्रव्यमान की वस्तु अर्थात भारी वस्तु कम द्रव्यमान की वस्तु अर्थात हल्की वस्तु की अपेक्षा तेज़ी से नहीं गिरती, बल्कि दोनों एक साथ गिरती है। ये कब होता है, जहाँ पे निवार्थ हो तभी होता है, ये संभव होता है, जहाँ वायु भी वहाँ अवरोध उत्पन्न ना करे, और वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण इनके द्रव्यमान से कोई मतलब लेना देना नहीं होता है। इसी कारण ये दोनों एक समान गिरती हैं। 6 नंबर देखिए, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है, यदि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। तो इसका मुख्य कारण है पृथ्वी का जो द्रव्यमान है चंद्रमा से काफ़ी ज़्यादा है। तो आंसर लिखना है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसलिए हम पृथ्वी को चंद्रमा की ओर गति करते नहीं देख पाते हैं। 7वां देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। इन दोनों में जो डिफरेंट है ये बताना है हमें। तो ये रहा द्रव्यमान और भार में अंतर। पहला, द्रव्यमान वस्तु के द्रव्य की मात्रा है, यानी पदार्थ की मात्रा है, वो कितनी उसके कण शामिल है। और ये देखिए भार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है। अतः भार इक्वल टू द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान किसी भी पिंड पर एक समान होता है, लेकिन भार बदलते रहता है, ये पिंड पर निर्भर करता है। दूसरा, द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, यह एक अदिश राशि है। भार में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, और ये सदिश राशि है, यानी ये कितना भारी है एक संख्यात्मक मान होता है, और ये सदिश राशि भी है, यानी दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं। तीसरा देखिए, द्रव्यमान को दंड तुला से मापा जाता है और भार को कमानीदार तुला से मापा जाता है। तो ये देख लेते हैं दंड तुला और कमानीदार तुला को भी। ये हो गया कमानीदार तुला, इसे भार मापा जाता है, ये वस्तु कितना भारी है 4.5 किलो, ये मापा जाता है भार को। और ये हो गया दंड तुला, यानी इसकी तुलना की जाती है, ये द्रव्यमान मापा जाता है। ठीक है,
तो इसके बाद देखिए 8, 9 ये सारे हिंट के तौर पे आंसर दिया गया है, यही आपको आंसर में भी लिखना है। काफ़ी आसान सारे प्रश्न है और हिंट भी दिया गया है। 11 हो गए। आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं। उत्प्लावनता से आप क्या समझते हैं? उत्प्लावनता की परिभाषा करनी है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए, द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसके कारण उसके भार में एक आभासी कमी आ जाती है। इस ऊपरमुखी बल को उस वस्तु पर द्रव की उत्प्लावनता कहते हैं और इस तरह के बल लगने वाले को कहते हैं इस उत्प्लावन कहते हैं। बस यहाँ तक ही आपको लिखना है जो हाईलाइट कीजिए। उत्प्लावनता की यहाँ पे प्रयोग भी दिया गया है। यहाँ देखिए, ये बाहरी लटका है और इसके बाद इसे द्रव में डुबाया गया। तो इसका पाठ्यांक देखिए, इसमें ज़्यादा बल लगता है और इसमें थोड़ा कम बल लगाना पड़ता है, नीचे से बल लगता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, बताना है। ये रहा आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आती है जो वस्तु के डूबे हुए भाग हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। इस सिद्धांत का सत्यापन के लिए एक प्रयोग दिखाया गया है। ये एक प्रयोग आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ देखिए, इस नियम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ देखिए, एक वस्तु को इस द्रव में डुबाई जाती है तो ये पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो डुबाई गई तो ये पानी निकल गया। तो ये कितना पानी निकला, तो ये इस वस्तु के भार के बराबर यहाँ पे पानी निकल गया। तो यही कहा जाता है आर्किमिडीज के सिद्धांत का सत्यापन। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14। पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों डूबती है या तैरती है? तो किसी वस्तु का डूबना या तैरना या वस्तु के सतह पानी के सतह पे रहना, तो ये देखिए वस्तुओं के प्लावन। तो यहाँ देखिए प्रारंभ है, जब जब वस्तु जो है वो W1 बड़ा हो W2 से, अर्थात जब वस्तु का भार उसके हटाए गए द्रव्य के भार से अधिक होता है तो वस्तु नीचे की ओर एक परिणामी बल लगेगा और वह इसलिए वस्तु द्रव में नीचे डूबती जाएगी। पिक्चर 4.14a ये रहा। ठीक है, इसका जो दूसरा जो शर्त है, यहाँ देखिए, जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो। जो वस्तु का भार और हटाए गए द्रव, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत हमने पढ़ा था कि उतना ही भार उतना ही पानी हटा दिया जाता है जितना वस्तु का भार होता है, बराबर हो तो वस्तु पर परिणामी बल शून्य होगा, इसलिए वो वस्तु द्रव में पूरी तरीके से प्लावन करती रहेगी अर्थात तैरती रहेगी। ये पिक्चर। और इसके बाद सी नंबर देखिए। तो इसका सी नंबर क्या है, जब W1 छोटा हो W2 से, अर्थात जब वस्तु का भार उसके हटाए गए द्रव के भार से कम हो तो वस्तु ऊपर की ओर परिणामी बल लगेगा जिससे वस्तु ऊपर की ओर उठने लगेगी और द्रव में अस्तर से डूबकर प्लावन करेगी। तो हमें सिर्फ यहाँ पे डूबना और तैरना यही बताना है, तो यही दोनों आपको लिखना है आंसर में। तो इसके बाद सारे हिंट दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 18 तक, तो वही आपको आंसर में लिखना है समझ के। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।